अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 14 दिसंबर बरोज़ जुमेरात और दिसंबर अब तकरीबन समझ लें ख़त्म होने को है और ये महीना है जिसमें लग रहा है कि इमरान खान साहब को साइफ़र में सज़ा सुनाने की तैयारियाँ जारी हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में नैब में इमरान खान की ज़मानत रात की अंधेरे में मनसूख कर दी गई। इलेक्शन कमीशन अदालत का रूप धारते हुए पहुंच गया अड्याला जेल में। वो बड़ी शोर डालते हैं जनाब अब हाईकोर्ट का, यानी कभी ये होगा कि अगर हाईकोर्ट का जज होगा और जेल के अंदर ट्रायल करने जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अब लोग कहते हैं कि शायद ये औकात कहीं औकात का लफ्ज़ ना करें, ज़रा भारी लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हैसियत ये ख़त्म कर दिया उन्होंने अपनी हैसियत इलेक्शन आइनी जो पोजीशन है वो ख़त्म कर दी। अब मैं इस पर तफसीली बात करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर हिरासत मुलज़िमों को जो है ना इंटरव्यू करने से रोक दिया है। अच्छा, इसको मत समझिएगा कि ये शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो टीवी इंटरव्यू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी वो भी रुक गए हैं। ना 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 ना, इस पर अभी जब आप वो नहीं रुक सकेंगे। आप देख लीजिएगा आने वाले में DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश हुए और बहुत सी लंबी बातों में। अच्छा, ये नैब लॉ सॉरी जो पैमरा लॉ है ना, पैमरा लॉ इस बात की इजाज़त नहीं देता है, तो इसलिए इसमें कोई इतना नहीं है। और कई वाक़यात ऐसी है जिसमें वो जो है ना इकरार जुर्म भी कर लेता है, तो अभी तो उसे ट्रायल फेस करना है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बहुत सी और चीज़ें हैं जो इसके साथ अटैच हैं। और तोशा खाना के जो केस में आगे मैं चल जाता हूँ, इसमें इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत जो है वो ख़ारिज कर दी है। आज जो है इमरान खान का रिमांड हासिल करेगी। अब रिमांड अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन तो सारी आपने कर ली, रेफरेंस फाइल कर दिया, अब कौन सा रिमांड की बात है। बात बड़ा कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, लेकिन अब कानून है ना, इमरान खान साहब को वहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रेशर डालना है, प्रेशराइज़ करना है, ये सारा सिलसिला जो अभी वो चलता रहेगा। यहाँ जो है ना बशीर जो है, ये जज वही बशीर है एवन फील्ड में नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, आज भी वही जज बशीर हैं, ठीक है ना जी। और तोशा खाना में बेकायदगियाँ हुई, बड़ी कमाल की बात है, क्या बेकायदगियाँ हुई हैं। और नैब का इख्तियार कहाँ से आ गया इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना था, या तो FIA का इख्तियार बन सकता था, नैब का इख्तियार मेरी खुद समझ। अच्छा, और कमाल की बात है 50 मिलियन जो रकम की तादाद की बात हो रही थी और बहुत सी इशू सामने बात हो रही थी। और सरदार मुजफ़्फ़र वहाँ पेश नहीं हुए। जो बड़ीदार बात है ना, नवाज शरीफ के केसेस में सरदार मुजफ़्फ़र यहाँ पेश नहीं हुए, लेकिन यहाँ सरदार मुजफ़्फ़र साहब आ रहे हैं। और 8 बजे रात को ये ज़मानत ख़ारिज की है, तो लोग तो बड़ी ज़बरदस्त बातें अब करते फिर रहे हैं, उसका जवाब आप ख़ुद ही देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के 1:30 बजे समाप्त करेगा। चेयरमैन PTI को नोटिस जारी करके तलब कर लिया है, पेश तो होना नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे थे, उमर अयूब समेत 9 अहदेदारों को नोटिस जारी किया है। अकबर बाबर समेत 13 अफराद की जानिब से ये मामला किया हुआ है और जो वजाहत दी है, वजाहत को नाकाफ़ी कर दिया है। लग जा रहा है कि उन्होंने एक मौका देने का फ़ैसला किया है। बादी नज़र में वो कह रहे हैं पार्टियाँ इनके मुतसादम हैं। 7 दिसंबर को वजाहत मांगी थी, तहरीके इंसाफ ने 8 दिसंबर को अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन इत्मीनान के बाद ही इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का मिजाज है और इसीलिए तहरीक इंसाफ को दोबारा वजाहत के लिए 18 दिसंबर को तलब कर लिया है। ये जो बात है आप लोगों के सामने है वो आप समझ जाइएगा कि इलेक्शन कमीशन का मूड क्या है, इलेक्शन कमीशन चाह क्या रहा है। अगली बात मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ, वो फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो सरकारी अफसरान के बतौर RO और DROs तैनाती का नोटिफिकेशन जो है ना मुअत्तल कर दिए, लार्जर बेंच बनाने की
तश्कील करने के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। बिलाशुबा उन्होंने कहा है अपने इस ऑर्डर में इलेक्शन के इनकाद में कौम के अरबों रुपये इस्तेमाल होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इंतखाबी नताज मानने से इनकार कर दें तो तमाम पैसा ज़ाया हो जाएगा। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तियाबी पर आज़ादाना राय रखने वाले मुतअद्दिद ग्रुप ने संजीदा नोटिस लिया है। मामले की अहमियत और कानूनी निकात की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। ये तकरीबन 5 सफ़ों का ये फ़ैसला है। 5 सफ़ों पे बड़ी तफसील पे 4 सफ़े में अदालत ने लिखा है और जो लफ्ज़ लिखे हैं वो पढ़ देता हूँ। जो है ना जी, जो ख़ास तौर पर अनडाउटली द होल्डिंग ऑफ election cost this poor nation billions which may be wasted if the elections result are not accepted by major political parties. The intention of election commission to conduct free, fair, impartial election is yet to be transformed into reality by providing equal opportunities to the candidate for convincing and voters to vote their choice without fear of anyone. In the present scenario, general election may not give the desired result, which may undermine the future of democracy in our country. Keep in view the importance of the legal interpretation of the constitutional provision having legal effect deeply connected to the raised national issue, office directed to place this file before the Honorable Chief Justice for the constitution of a larger bench. और पूरे का पूरा नोटिफिकेशन यानी इसका इतलाक जो आप कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान पे होगा। अब इस स्टेज के ऊपर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और पहले ही इनकार कर चुकी है, अदलिया से नहीं देना तो कहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर आएंगे। और वैसे तो ब्यूरोक्रेसी से मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा ट्रेंड है, इससे कोई आपको पॉजिटिव नताइज मिलेंगे। लेकिन ये अब सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं, फ़ैसला अब आप लोगों ने करना है। इससे जो बहुत से दोस्तों ने यही कहा है, ये इलेक्शन जो है ना इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। ये वो बुनियाद बनाएगी इलेक्शन कमीशन के, इस वजह से जो है ना इलेक्शन हो नहीं सकती। अब चूँकि अब रिटर्निंग ऑफिसर दस्तयाब नहीं होंगे, और मैं ख़ुद बड़ा हैरान था कि जो तकरीबन 1.5-2 साल से जो हाई कोर्ट के बारे में जो सारे पॉइंट लेके गए हैं वो कितना पॉजिटिव रही है, लेकिन यहाँ इसमें बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया है। तो अब मैं तो पहले ही अब ट्वीट कर चुका हूँ, वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रही है 8 फरवरी के हवाले से इलेक्शन। बहुत से लोगों ने, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन, मैं पहले दिन से ये बात करता आया हूँ। आखिर में अपना अतात आर्डर मेरे साथ थे, जब अपना मंदोखेल कादर खान मंदोखेल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मैं मंसूर अली खान के साथ था। मुख्तलिफ चंक हैं जो मैंने उसमें बात करते हुए अपना बड़ी तफसील में मैंने ज़िक्र किया है, और बाकायदा 85 के प्रोजेक्ट का मैंने जिक्र किया कि नवाज शरीफ 85 का प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं बनना इससे, और डील के तहत वो पाकिस्तान में आए हैं। और जो दूसरी जो बात है, जब पूछा कि दिल पर हाथ रखा है, अगर बैलेट पेपर पर भला ना हुआ तो आप इलेक्शन को मानेंगे, कादर खान मंदोखेल ने बड़ा खुल के बात उन्होंने की, और नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट का गठ जोड़ भी उन्होंने वाजे कर दिया। सुनिएगा। अजहर साहब, आप तो गालिबन मलिक रियाज साहब को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और बार बार उनका नाम अभी थोड़ी देर पहले ताड़ साहब ने मेरे ख्याल में 3-4 दफ़ा तो उन्होंने ले लिया है। अब वो ये कहते हैं कि जनाब ये जितने केसेस हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल के हों, इद्दत में निकाह का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, करप्शन के इल्जामात का भी जिक्र कर दिया, मलिक रियाज साहब का भी कर दिया, वो कहते हैं जनाब ये वाटर टाइट के केसेस हैं, नहीं निकल सकते खान साहब, और इस मर्तबा कानून और आइन और जो एक किताब है उसको फॉलो करते हुए पूरा प्रोसीजर चल रहा है। सर मैं ज्यादा हंस गया हूं, जरा अच्छा बुरा ना बनाइएगा। अच्छा ठीक, ज्यादा हंस का बुरा ना बनाइएगा जी ठीक। प्रोजेक्ट 85 किसका था? हाँ, नवाज शरीफ, मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी तारीख में सियासत में कुर्बानियां हैं जुल्फकार अली भुट्टो खानदान की। साइफर आया था उस वक्त भी, मैंने जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल सारा पढ़ा हुआ है, और जो कुछ किया था उन लोगों ने उस वक्त का रिकॉर्ड के ऊपर है। 342 का रिकॉर्ड स्टेटमेंट जरा चला, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जरा भुट्टो साहब पर चढ़ के बता दीजिएगा। साइफर लहराया था कमेटी चौक के अंदर, आज भी साइफर है, तारीख दोहरा रही है और मौका दे रही है आपको ठीक होने का। और मैं अगली बात आपके सामने, अब मुझे वक्त उतना जरूर दीजिएगा, मैं एक बात आपके सामने पहले रख दूं। नवाज शरीफ एक डील के तहत आए थे, डील के तहत उनको मिला, बचत हुई। एवन फील्ड की आज तक जायदाद का सबूत यानी मनी ट्रेल का सबूत नहीं है, ना इनकम टैक्स रिटर्नों में
और ना ही उनकी वेल्थ स्टेटमेंट। मैंने कहा आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैं भी कहा वकालत छोड़ दूंगा अगर ये सबूत दिखा दे। इसे आगे चलते हैं बात को, अब आगे लेके चलता हूं मैं। बात करते रहे मियां शरीफ साहब की 9,36,311 रुपए आमदन थी। भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं यार खुदा। अच्छा और किसमें क्या हुआ था आपको पता है? नैब ने अपील नहीं फाइल की उदैबिया की तरह पर, और नैब ने कहा जनाब इनको बरी कर दे। फिर दूसरे में आ जाए, इसमें वीडियो की बातें होती थी ना, कहां के वीडियो से तो पीछे हट गए इस बातों को। और अल अजीजिया में आज भी मिले हैं। वजह क्या हुई है कि करप्शन लीगलाइज हो गई है इसके अंदर पूरे खानदान में। आज तक दिखा देना, कौम के सामने रखिए ना इनकम टैक्स की रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट, सारा कुछ पता चल जाएगा। अब आते हैं अगली तरफ, तोशा खाना की बड़ी बातें हो रही है। तोशा खाना में है क्या? पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख ले। ना मिसडेक्लेरेशन की बात है कि आप सस्ता खरीदा, महंगा अगर होता तो उमर फारूक आता ना एविडेंस देने के लिए। कोई है रिकॉर्ड के ऊपर चीजें? तोशा खाना में जिन्होंने डाके मारे हैं वो मैंने निकलवाए थे 1947 तक की। अब क्या रिकॉर्ड? आप ये कौम ये ना इस तरह का बयानिया रहने के लिए तैयार नहीं है। 190 मिलियन क्या है? 190 मिलियन वही पैसे हैं एक प्राइवेट पार्टी के। कौन सा को मुल्क का पैसा लूटा उसने? कोई करप्शन है कि हाँ मुल्क का पैसा लूटा था? अरबों रुपया था, जुर्माना हुआ। एवन फील्ड में, अल अजीजिया में नैब ने बड़े आराम से बैठकर क्लीन चिट दे दिया। आज बैठकर सवाल उठाए ना, कौन थे उसमें? आज बैठकर गौर करें। आपके लाडला है ना, लाडला कौन है? अब समझना है लाडला कौन है। लाडला है नवाज शरीफ। हमेशा से आप देखिए इमरान खान साहब ने पहले लिबर्टी मार्केट में क्या कुछ हुआ उनके साथ, वजीराबाद में क्या हुआ, अब क्या भुगत रहे हैं। किसने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल आपके सामने नजर आ रहा है? हमें क्या डाउट है इसके अंदर। और एक बात मैं आपके सामने बताता चलूं, 9 मई तो अब हुआ है ना, 9 मई से पहले क्या था? इलेक्शन होने दिए। इलेक्शन मैंने आपको कहता रहा था कि इलेक्शन नहीं होने। पंजाब के इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन सारे कब हो रहे हैं? और जब तक नवाज शरीफ नहीं आ गया, नवाज शरीफ आया और बैठ के आज इलेक्शन के, अभी भी इलेक्शन नहीं होने फरवरी के अंदर, वो भी जब तक नवाज शरीफ को ताहियात ना ली। अगर आप सारी प्रोटोकॉल को रेड कारपेट आप एक पार्टी की तरफ दे रहे हो तो उस इलेक्शन की क्या हैसियत रह जाएगा? तो फिर तो वही होगा, सेलेक्टेड पार्ट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2018 में हम सेलेक्टेड कहते थे, 2024 में सेलेक्टेड पार्ट 2 कहेंगे। आपको पता है, सारे मीडिया को पता है। और इसी ग्राउंड के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे, अल्लाह खैर सल्लाह। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, चारों सूबों के वजीर आला मुस्लिम को, और 70 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? तारड़ साहब सुन रहे हैं आप? ये कहानी यहां तक पहुंच गई सर। अब आप लोगों के ऊपर सिलेक्टेड का लेबल लग रहा है। सब किसकी बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं सर। ये किसको मुखातिब करके? आपकी बात ये जो कह रहे हैं, नहीं, ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं सिस्टम को मैनिपुलेट करने का? मंदोखेल साहब जवाब दें। देखिए ना, पीपल्स पार्टी से मशावरत के साथ हमने केयर टेकर लगाए। अच्छा ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना इलेक्शन कमीशन और नून लीग को। इनकी खिदमत में अर्ज है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट तरीके इंसाफ के वो नॉमिनी थे, हमने मानी। केयर टेकर की अपॉइंटमेंट हमने और जरदारी साहब ने मिलकर की। मर्दमशुमारी का फैसला हमने और जरदारी साहब ने मिलकर किया। तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को लेबल कर दें। आप तब एतराज उठाते कि जी हमें मोहसिन नकवी कबूल नहीं है, हमें काकड़ कबूल नहीं है, हमें सिंध में मकबूल बाकिर साहब कबूल नहीं है। तो देखिए ना, अब इतने महीने गुजर जाने के बाद जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, एक तरफ जरदारी साहब और बात कर रहे हैं, बिलावल साहब और बात कर रहे हैं, बात एक पेज पे तो आ जाए ना, ताकि आपकी बात दोनों की एक हो जाए। बिलावल साहब कहते हैं सिस्टम पे एतमाद नहीं, जरदारी साहब कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी एतमाद है, इलेक्शन कमीशन पे भी एतमाद है, और इलेक्शन ठीक होंगे। आपकी आपस में बात नहीं होती। तारड़ साहब, आपने बिलावल भुट्टो साहब का कल एक बयान देखा? उन्होंने कहा मियां तेरे जानिसार बशीर मेमन और राव अनवार, ये आपके मियां साहब के हवाले से उन्होंने कहा है। ये देखिए ना, राव अनवार को जन्म किसने दिया, परवान किसने चढ़ाया, किसका लाडला था, किसके दौर में पोस्टिंग मिलती रही, ये रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। बशीर मेमन को बिल्कुल उनकी रिटायरमेंट के बाद हमारा हक था, हम पार्टी में लेते। कितने लोगों को कम से कम देखें, अब बात बड़ी दूर तक जाएगी। वो उजैर कौन था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लियारी गैंग वॉर क्या थी, मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता। इस तरह ना करें। अगर आप इफ यू वांट टू वॉच डर्टी लिनन इन पब्लिक तो खुल के आए सामने, ये तो कोई बात नहीं है ना। वो आ ही रहे हैं तारड़ साहब, अगर हमने बना दिया है, वो खुल के ही आ रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, वो ढके छुपे तरीके से दुनिया आ रहे हैं। ठीक है, नहीं, मैं और बात कर रहा हूं ना, बाप बेटा दोनों आए ना। बाप जो है वो हाथ सुला का बढ़ाता है, बेटा पीछे से पत्थर मारता है। हाँ। तो ये तो ना करें।
उनकी तो आपस में ख्यालात नहीं मिलते। इनको क्या फोन में बाप बेटा आपस में बात कर लें, फोन पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए ताकि हमें भी पता हमने टारगेट करना है इनको कि नहीं करना। मंदो खेल साहब बाप बेटा की बात करा दें सर आपस में ताकि क्लैरिटी आए सर। देखिए तारड़ साहब जो ना वो कहते हैं ना शीशे के घर में रहते हुए दूसरे पे पथराव करने। नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के और जजेस को धमकी दे रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब फॉर्म पढ़ते हैं तो पहले अपने आप भाइयों को तो इकट्ठा कर दे। दूसरी बात ये कि राव अनवर जो ना जो टीवी पे आके जरदारी साहब के खिलाफ और क्या उसका आदमी था और किसके कहने पे बैठा। नंबर 2, क्या बशीर मेमन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इंक्वायरी खुलवाई और नून लीग के खिलाफ इंक्वायरी बंद कराई, इस वजह से आपने लिए। आपको सिंध में कोई सियासतदान नहीं मिला, कोई सियासी वर्कर नहीं मिला। आपने एक ब्यूरोक्रेट जो हाजिर सर्विस थी उसे काम लेते रहे और सर्विस के बाद आपने फौरन डायरेक्ट सिंध का सदर बना दिया। और इसी वजह से काकड़ साहब आपके लिए तैयार बैठा हुआ है, बुगटी साहब तैयार बैठा हुआ है और पूरे काबिनेट तैयार बैठा हुआ है। फवाद हसन फवाद आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, आज चिमा आपका आदमी था और तोकीर शाह आपका ही आदमी। तो मैं ये समझ रहा हूँ आज तमाम पावर डिवीजन के अदारों के सरबरा आपकी पार्टी का है। आप लिस्ट में आपको दे दूंगा, मुस्लिम लीग नून के साबिक MP है। तो मेरे भाई आप हमें बाप बेटे को बचाने के लिए कोयटा में एक स्टेज पे बैठे हुए सब बात एक है, लेकिन आप अपने ऊपर कर दे कि नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है कि मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा जनरल बाजवा को, मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा उसको फाइजी साहब को, मैं उस बेंच को अंजाम तक पहुंचाऊंगा जो चीफ जस्टिस बनने वाला है 2024 में। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे नहीं हमको इंतकाम नहीं लेंगे, इसाक डार साहब कह रहे हमको इंतकाम नहीं लेंगे। आप अपनी सबों में दुख लेना, आपका ये बिजली का तार गरम नरम जो चलता है ना जरा इसमें भी देख ले आप। तारड़ साहब जवाब दें सर। बोले अजहर साहब आप भी बोले फिर तारड़ साहब इकट्ठे जवाब दे देंगे। बोले अजहर साहब। अच्छा देखिए ना अगर ये कह रहे हैं बशीर मेमन एक ब्यूरोक्रेट है और ये फिर भी उनसे इतने इनसिक्योर है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ भाई। अगर ब्यूरोक्रेट को बनाया आप तो खुश रहें कि वो सियासतदान नहीं है, वो नहीं जानता पॉलिटिक्स की ABC। और दूसरी बात ये है कि जहां तक मैंने बाप बेटे की बात कराने की बात की वो इसलिए की कि दोनों का मुख्तलिफ नजरिया चल रहा है। हमारा तो नजरिया एक है, हम तो देखें हमारा तो ये मुतालबा था ना इदारा न्यूट्रल हो जाए। नो कॉन्फिडेंस से पहले इदारे ने कहा हम न्यूट्रल हो गए, हमारी बात खत्म हो गई। ठीक है, हमने कब कहा कि हम उसके बाद इंतकाम लेंगे, हमारा वोट को इज्जत दो का नारा था वो पूरा हो गया। ये अजहर साहब की बात सुनने जरा। ये जो बाप बेटे की बात है ये करवा दें आजकल में। ठीक है जी अजहर साहब। अब मंदो खेल साहब जो कि प्रोफेशनल वकील है वो सच बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल कच्चा चट्टा सामने रख दिया। तारीखी तौर पर आपको याद होगा कि हमने जज जनरल और ब्यूरोक्रेट किस सियासी जमात ने सबसे ज्यादा अपने समोए हैं। मैंने जिक्र करूंगा जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, मैंने जिक्र करूंगा राना मकबूल का, मैंने जिक्र करूंगा उन जजों का। साथ करी जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं नहीं जिक्र करूंगा। नहीं वो सबको समझ आए ना कि ये हमेशा से हुआ ये है कि नवाज शरीफ हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ इन लोगों को जजिस तैनाती ले। देखे मैं एक और बात बता दूं, जब भी पीपल्स पार्टी ने जजिस तैनात की है ना, अल जहाद ट्रस्ट केस आ गया सामने, शरफ फरीदी आ गया, मुनीर भट्टी केस सामने आ गया, और इन्होंने जब भी जजिस तैनात किए इनकी मर्जी के जजिस रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। ये तारीखी बात मैं बताऊं आप, अब जब इफ्तिखार चौधरी का दौर था, पीसीओ के जजिस के बाद जजिस जब भर्ती हुए, मैं तो रिकॉर्ड पे सारी चीजें जानता हूं कि ये हमेशा से खेलते आए हैं, खेलते आए हैं और ये अब नहीं चलने वाला। जी आपने सारी तफसीलात सुन ली है और फैसला हमेशा मैं ही कहता हूँ आपने करना, लेकिन चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आ गई सामने। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।